हेलो एवरीवन। हमारा आज का रिवीजन का टॉपिक होगा ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इस चैप्टर के अंदर तीन तरह से आपको प्रोविजंस को कवर अप करना पड़ेगा। नंबर एक लीगल प्रोविजंस, नंबर दो अकाउंटिंग प्रोविजंस एंड नंबर तीन ऑडिटिंग प्रोविजंस। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स कब अराइज होती है, क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है या ये एक ऑप्शनल प्रोविजन है। Thereafter, how the consolidated financial statements are being prepared and consolidated financial statements को बनाते वक्त क्या किसी तरह की कोई exemption मिल सकती है। Thereafter, how the consolidated financial statements are being audited. Like एक पर्सन जो कंपनी का ऑडिटर है और उस कंपनी की कुछ सब्सिडियरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, तो उन कंपनीज के केस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करते वक्त ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑडिटर किस तरीके से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट को प्लान करेगा, व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड समटाइम्स कुछ स्पेशल सिचुएशंस अराइज हो जाती है, जैसे मान लीजिए कंपोनेंट्स मींस जो सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर है एंड होल्डिंग कंपनी, उनका ऑडिटर एक ही हो या उनके ऑडिटर अलग अलग हो। पेरेंट कंपनी एंड कंपोनेंट, उन दोनों के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अलग अलग है। दोनों कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेम है, बट दोनों की ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है, या फिर कंपोनेंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट ही नहीं हुई। इन सब स्पेशल सिचुएशंस के अंदर ऑडिटर किस तरीके से अपनी वर्किंग को परफॉर्म करेगा वो हमें कवर अप करना है। और एक छोटा सा स्टैंडर्ड SA 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, वो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लीगल प्रोविजंस की बात करेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लीगल प्रोविजंस कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 के अंदर गिवन है। सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 कहता है एवरी कंपनी विच हैज वन और मोर सब्सिडियरीज एंड एसोसिएट्स कंपनीज, they are required to prepare the consolidated financial statement in the same manner as that of its own. That means जिस मैनर में, जिस फ्रेमवर्क के ऊपर आप अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इन द सेम मैनर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कोई एग्जम्पशन है? बिल्कुल। सेक्शन 129(3) के कॉरस्पॉन्डिंग एक रूल है, कंपनी अकाउंट रूल 2014 का रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 के अंदर सेकंड प्रोवाइजो में एग्जम्पशन दी गई है कि कब आप कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट से बच सकते हैं। उसकी तीन कंडीशंस हैं, यदि वो फुलफिल होती हैं देन कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। बिसाइड्स दिस, जब एक होल्डिंग कंपनी अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है, तो एट दैट टाइम क्या वो किसी सब्सिडियरी कंपनी को कंसोलिडेशन से एक्सक्लूड कर सकती है? जी हां, इसके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अंदर प्रोविजन है। टेम्पररी सब्सिडियरी के केस में या जब सब्सिडियरी अंडर रेस्ट्रिक्शंस काम करती है, देन उस कंपनी की, उस सब्सिडियरी को कंसोलिडेशन से एक्सक्लूड किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ अदर कंडीशंस। तो वो AS 21 के प्रोविजन पढ़ने हैं हमने। इसके साथ साथ इंड AS 110, उसके अंदर भी एग्जम्पशन दी गई है इन्वेस्टमेंट कंपनीज को, तो वो सब प्रोविजन हमने कवर अप करने हैं। ऑलरेडी इनको आपने लॉ के पेपर में, FR के पेपर में भी पढ़ा हुआ है, बट ऑडिट के पेपर में भी इनसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और जब तक आपको इनका बेसिक एस्पेक्ट्स नहीं पता तब तक आप इनके ऑडिटिंग के प्रोविजंस के ऊपर जा ही नहीं सकते। तो सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि जो इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है, एग्जम्पशंस हैं, वो उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देयर आफ्टर फिर ऑडिटिंग के प्रोविजंस को रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। चलिए, इसका फर्स्ट टॉपिक
मीनिंग एंड कंटेंट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप सबको पता है मीनिंग क्या है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक ग्रुप की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रुप, एंड द ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ पेरेंट प्लस वन और मोर सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स, ज्वाइंट वेंचर, उन सब की एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम देंगे। दैट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए ग्रुप इज नोन एज द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके कंटेंट में क्या क्या आ जाएगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स एंड द एक्सप्लेनेटरी मटेरियल एंड द नोट्स। नाउ मेन बात कर लेते हैं हम लीगल रिक्वायरमेंट्स की। सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये क्या प्रोविजन देता है? यदि एक कंपनी में एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी या एसोसिएट कंपनी है, देन इन एडिशन टू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मींस जो इस कंपनी की अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनके साथ साथ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी? कंपनी एंड ऑफ ऑल ऑफ इट्स सब्सिडियरीज एंड द एसोसिएट इन द सेम मैनर, जिस मैनर में कंपनी अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है, इन द सेम फॉर्म एंड मैनर एज दैट ऑफ इट्स ओन and in accordance with the applicable accounting standard। अब कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन को गवर्न करते हैं? जिन कंपनीज पर इंड एएस अप्लाई होता है तो इंड एएस 110, बट यदि इंड एएस अप्लाई नहीं होते then consolidated financial statements are being prepared in accordance with the AS21। In addition to these financial statements, the holding company is required to attach along with its financial statement। जहां पर होल्डिंग कंपनी की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी तो इसका मतलब है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू अटैच along with its financial statements a separate statement containing the salient features of the financial statement of its subsidiary as well as the associate in the prescribed form। और जब आप कंपनी अकाउंट्स रूल्स 2014 पढ़ते हैं तो इसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है फॉर्म नंबर AOC1। इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और फॉर्म है AOC1। इसके साथ ही सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप चाहें तो कंसोलिडेशन के मैनर को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बाय रूल्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इस पावर को यूज करते हुए रूल नंबर 6 इशू कर रखा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रोवाइड फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। और प्रिस्क्राइब मैनर कहां पर है? रूल नंबर 6 में। और रूल नंबर 6 ने क्या प्रोविजन दिया? इसने कहा कंसोलिडेशन शैल बी डन इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय शेड्यूल नंबर 3 एंड द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो एक तो रिक्वायरमेंट आ गई शेड्यूल 3 की और दूसरी रिक्वायरमेंट है एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो हैं, AS21 एंड इंड AS110। नो, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कब एक कंपनी को एग्जम्पशन मिल जाती है कंसोलिडेशन की। एक तो एग्जम्पशन है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ही जरूरत नहीं है, और दूसरा है आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो सही, बट आप उसमें किसी सब्सिडियरी को, एसोसिएट को या ज्वाइंट वेंचर के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सक्लूड कर सकते हैं। नाउ अब जो मैं आपको करा रहा हूं सबसे पहली एग्जम्पशन वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में जो एग्जम्पशन है वो ये नहीं है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी ही नहीं है।
या रादर एग्जम्पशन किस चीज की है? यदि आपकी सब्सिडियरी एक टेम्पररी सब्सिडियरी है या आपकी सब्सिडियरी अंडर रेस्ट्रिक्शंस काम करती है, जिसके कारण वो अपने फंड्स का ट्रांसफर नहीं कर सकती होल्डिंग कंपनी को, देन फिर आप उस सब्सिडियरी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सक्लूड कर सकते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यदि एक होल्डिंग की एक ही सब्सिडियरी है और वो भी टेम्पररी है, इन दैट केस फिर उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। एज पर AS 21, अ सब्सिडियरी नीड नॉट बी कंसोलिडेटेड। दो कंडीशन। नंबर 1, ये टेम्पररी सब्सिडियरी है, दैट मीन्स शेयर्स ऑफ दिस कंपनी आर बीइंग एक्वायर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी विद द इंटेंशन फॉर देयर डिस्पोजल इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में कंपनी इज विलिंग टू डिस्पोज ऑफ द शेयर। कंपनी की इंटेंशन इन शेयर्स को लॉन्ग रन के लिए रखने की नहीं है। और सब्सिडियरी इज ऑपरेटिंग अंडर द रेस्ट्रिक्शंस। सब्सिडियरी रेस्ट्रिक्शंस के अंदर काम करती है, जिसके कारण सब्सिडियरी अपने फंड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। टू हुम? होल्डिंग कंपनी। ये रेस्ट्रिक्शन किसी बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इंपोज की जा सकती है। सब्सिडियरी इज ऑपरेटिंग अंडर द रेस्ट्रिक्शन which impair its ability to transfer the funds to the holding company. For example, restrictions imposed by banks, financial institution or other lender. Like बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने और अदर लेंडर ने कोई मनी एडवांस दी है, मीन्स लोन दिया है, बट लोन की टर्म एंड कंडीशंस के अंदर एक क्लॉज था दैट जब तक आप हमारे लोन की फुल एंड फाइनल रीपेमेंट नहीं कर देते, तब तक आप सब्सिडियरी मींस तब तक आप अपनी किसी होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडियरी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तब तक आप अपनी किसी भी होल्डिंग कंपनी को अपने फंड्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। नो, अब ऐसी सिचुएशन में जब होल्डिंग सब्सिडियरी को एक्सक्लूड कर देगी तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त सब्सिडियरी में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है होल्डिंग कंपनी ने, तो होल्डिंग कंपनी उनको ट्रीट कैसे करेगी? While preparing the consolidated financial statement, holding company will treat these investment in the manner as prescribed by Accounting Standard 13, that is accounting for investments. In consolidated financial statement, investment in such subsidiaries should be accounted for in accordance with AS 13. The reasons for not consolidating a subsidiary should be disclosed in the consolidated financial statements. Now, sometimes it may happen that एक कंपनी है X लिमिटेड, उसने अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई। कंपनी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट इस कंपनी ने अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बनाया। अब क्योंकि कंपनी ने अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बनाया, तो इनकी ऑडिट की तो कोई बात ही नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन में जो ऑडिटर है, जब वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहा है, तो सोचकर बताइए क्या वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकता है? ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पूरी तरह से सही है, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाई गई है। तो क्या आप इनकी ऊपर अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकते हैं? जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि कंपनी ने एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का नॉन कंप्लायंस किया है, देन यू मे स्टेट द फैक्ट इन योर ऑडिट रिपोर्ट, बट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप मॉडिफाइड ओपिनियन के साथ नहीं दे सकते उसकी ऑडिट रिपोर्ट को। यह तो हो गया एक केस जब एग्जम्पशन है किससे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 से। नाउ अब दूसरी एग्जम्पशन जो मिली हुई है वो है इंड AS 110 से।
इंड एएस 110 मींस जिन कंपनीज के ऊपर इंड एएस अप्लाई होते हैं उन कंपनीज के अंदर क्या एग्जम्पशन है। नंबर एक, उन कंपनीज में नंबर वन, यदि वो कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है देन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंस्टेड इन्वेस्टमेंट एंटिटी सब्सिडियरी के अंदर जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर करेगी और कोई भी डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू मेजर होगा एज पर द प्रोविजंस विच आर गिवन बाय इंड एएस 109। हाउएवर, as per para 33 of Ind AS 110, parent of an investment entity shall consolidate all entities that it control, including those controlled through an investment entity subsidiary, unless parent itself is an investment entity। यदि parent investment entity है तब तो कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी, लेकिन यदि पेरेंट एंटिटी इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है देन कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। अब कंसोलिडेशन करते वक्त नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी किन किन को कंसोलिडेट करेगी, फिर वो सबको कंसोलिडेट करेगी चाहे इन्वेस्टमेंट है चाहे नॉन इन्वेस्टमेंट है। नो, अब देखिए यहां पर मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक कंपनी है H1 लिमिटेड, ये होल्डिंग कंपनी है S1 लिमिटेड की। S1 कंपनी होल्डिंग है S2 की, बट ये तीनों ही इन्वेस्टमेंट कंपनी है। देन पहला कॉम्बिनेशन, क्या S1 भी होल्डिंग कंपनी है S2 की, सब्सिडियरी, ये सब्सिडियरी है H1 की, ये होल्डिंग है S2 की। क्या S1 आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आप कौन हैं? आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ओके, क्या H1 आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है? आप एक होल्डिंग कंपनी है और आपकी दो सब्सिडियरी है। नो, क्यों? क्योंकि आप भी क्या हैं? एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अब दूसरे एग्जांपल पर आ जाइए, S1 एंड S2। क्या S1 आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आप एक होल्डिंग कंपनी है और आपकी बिजनेस नेचर क्या है? आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की कैटेगरी में क्लासिफाई हो रहे हैं। लेकिन क्या H1 आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है? जी हां, क्योंकि H1 आप क्या हैं? आप एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है और आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता है, आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। नाउ, अब इसके ऊपर रूल नंबर 6 का फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि यदि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 से या इंड एएस 110 से किसी भी तरह की कोई भी एग्जम्पशन मिल जाती है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी, या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त आप किसी सब्सिडियरी को, एसोसिएट को, ज्वाइंट वेंचर को उस कंसोलिडेशन में से एक्सक्लूड कर सकते हैं, इन दैट केस शेड्यूल 3 की जो मैंडेटरी कंप्लायंस प्रोविजंस हैं उनका आपको कंप्लायंस इंश्योर करना होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन एज स्टेटेड बाय शेड्यूल नंबर 3। इफ कंपनी इज not required to prepare the consolidated financial statement under the accounting standard, it shall be sufficient if company comply with the requirements of schedule number 3। now इसके बाद फिर आ जाते हैं रूल नंबर 6 के सेकंड प्रोवाइजो के ऊपर। रूल नंबर 6 का सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि एक कंपनी, उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है यदि वो खुद एक सब्सिडियरी है। जैसे ऊपर मैंने दो एग्जाम्पल दिए S1 लिमिटेड के। S1 दोनों ही एग्जाम्पल में होल्डिंग भी है, होल्डिंग किसकी? S2 की। सब्सिडियरी है किसकी? H की। तो क्या S1 आपको एग्जम्पशन मिल सकती है? रूल नंबर 6 के सेकंड प्रोवाइजो ने कहा यदि एक सब्सिडियरी कंपनी इधर होली ओन्ड है या पार्शली ओन्ड बाय होल्डिंग है, मींस उसकी होल्डिंग कंपनी ने एक सब्सिडियरी में 100% शेयर एक्वायर कर रखे हैं या 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर कर रखे हैं, और उस सब्सिडियरी की आगे भी सब्सिडियरी है, तो जो सब्सिडियरी है इंटरमीडिएट सब्सिडियरी वो क्या हो गई? होल्डिंग कंपनी हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या इंटरमीडिएट सब्सिडियरी आपको एग्जम्पशन मिल सकती है? जी हां, यदि इस सब्सिडियरी की जो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है
सब्सिडियरी की माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। कैसे? सब्सिडियरी के 70% शेयर होल्डिंग के पास है, 30% माइनॉरिटी है। यदि आप माइनॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं और उनको कहते हैं कि कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रही और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक बात। नंबर 2, ये सब्सिडियरी एक लिस्टेड एंटिटी नहीं है, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। नंबर 3, जो इसकी अल्टीमेट होल्डिंग है या एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग है, देन उसने क्या कर रखा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है और आरओसी के पास फाइल की है। यदि ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, देन ऐसी सब्सिडियरी कंपनी को अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अ कंपनी is not required to prepare its consolidated financial statement provided, ये कंपनी है कौन? ये कंपनी एक सब्सिडियरी है, किसकी? अनदर कंपनी की, either wholly owned or partially owned, and all its members, that is minority shareholder, they are being informed that company is not required to prepare the consolidated financial statement और इनको कोई ऑब्जेक्शन एज सच नहीं है। नंबर 2, सच कंपनी ना तो ये लिस्टेड है, ना ही ये इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एंड इसकी अल्टीमेट या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है और इनको आरओसी के ऑफिस में फाइल भी करती है। इसके 2 एग्जाम्पल मैंने यहां पर ले रखे हैं। नाउ ये एक कंपनी है एस लिमिटेड, इसकी सब्सिडियरी है ए लिमिटेड, एच लिमिटेड की सब्सिडियरी हो गई ये दोनों। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या एस लिमिटेड को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी? क्योंकि एस खुद भी क्या है, एस खुद भी एक होल्डिंग कंपनी है। मैंने पहले कह दिया ये अनलिस्टेड कंपनी है। इसके 74% शेयर एच के पास है, 26% शेयर्स माइनॉरिटी के पास है। जो इसकी अल्टीमेट होल्डिंग है एच, वो अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एएस बनाकर आरओसी के पास फाइल कर रही है। मेरा क्वेश्चन है, क्या एस लिमिटेड को अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता है? इसका जवाब है नहीं, प्रोवाइडेड इसने माइनॉरिटी को इन्फॉर्म किया है दैट हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे और माइनॉरिटी को कोई ऑब्जेक्शन इसके ऊपर नहीं है। आंसर इज नो इफ कंडीशंस एज स्टेटेड इन रूल नंबर 6 आर कंप्लाइड विद। नाउ अब इसका दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल मैंने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में बना रखा है। एक ग्रुप ये हो गया H3S1, दूसरा ग्रुप ये हो गया H2H3S1, तीसरा ग्रुप ये हो गया H1H2H3S1। पहली बात, क्या H3 को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है? मेरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज्यूमिंग दैट रेलिवेंट कंडीशन एज स्टेटेड इन रूल 6 आर कंप्लाइड विद। इसमें मैं मानकर चल रहा हूं कंडीशंस क्या कंप्लाई हो रही हैं, ये कंपनी ने अपनी माइनॉरिटी को इन्फॉर्म किया और माइनॉरिटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसकी अल्टीमेट या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और आरओसी के ऑफिस में फाइल करती है। नाउ अब H3 आप अनलिस्टेड कंपनी है, आपने अपनी माइनॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आपकी अल्टीमेट होल्डिंग H1 है, आपकी इंटरमीडिएट होल्डिंग H2 है। H1 या H2 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, इसलिए H3 आपको एग्जम्पशन मिल गई। तो यहां पर तो मैं कह सकता हूं इनको एग्जम्पशन मिल गई। अब बात कर लेते हैं H2 की। H2 के आगे मैंने वर्ड लिखा है ये एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी है तो रूल 6 के सेकंड प्रोवाइजो की सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो आपको तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, नो एग्जम्पशन। आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। और ये H1 ये तो अल्टीमेट सबसे पहली वाली होल्डिंग कंपनी है, इसको तो बनानी ही बनानी पड़ेगी। क्यों? इसके आगे कोई होल्डिंग तो हो रही है, ये तो सब्सिडियरी की डेफिनेशन में ही नहीं है। एग्जम्पशन किसको मिली हुई है? सब्सिडियरी को। तो अब बताओ किसको एग्जम्पशन मिली? सिर्फ H3 को। तो किसको बनानी पड़ेगी? H1 को और H2 को।
Which of these entities are required to prepare the consolidated financial statement H1 and H2? दोनों को बनानी पड़ेगी। ये हो गए हमारे प्रोविजंस एग्जम्पशंस के कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ AS 21, अंडर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 110 एंड रूल 6 क्या क्या एग्जम्पशन मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंटिटी। अब यहां पर जो आप ऑडिट के अंदर प्रोविजंस पढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, एफआरएफ का सिलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, अकाउंटिंग पॉलिसीज की सिलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो उसी के रिलेशन में जब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूंगा तो पेरेंट एंटिटी की मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, एफआरएफ का सिलेक्शन इनकी जिम्मेदारी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना इनकी जिम्मेदारी है, गैप कन्वर्जन करना यदि फॉरेन सब्सिडियरी का केस है इनकी जिम्मेदारी है, अकाउंटिंग पॉलिसीज का हार्मोनाइजेशन करना इनकी जिम्मेदारी है, जो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स होती हैं परमानेंट या फिर परमानेंट या करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है? ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिलोंग्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट एंटिटी। जो पेरेंट एंटिटी है मींस होल्डिंग कंपनी, उसकी मैनेजमेंट को इन सारी जिम्मेदारियों को कंप्लाई कराना है। चलिए एक बार इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन and presentation of consolidated financial statements among other things is that of the management of the parent entity की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है and this includes number 1 कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना जिनको कंसोलिडेट करना है and including the फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट जिसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एड ऑन करना है उसको आइडेंटिफाई करना आपकी जिम्मेदारी है। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स सेगमेंट रिपोर्टिंग के पर्पस से आइडेंटिफाई करना आपकी जिम्मेदारी है। रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा कंपोनेंट से एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदारी है। एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स को करना मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट एंटिटी की जिम्मेदारी है। हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड गैप कन्वर्जन वेयर एप्लीकेबल। गैप कन्वर्जन कब अप्लाई होगा? इन केस ऑफ द फॉरेन सब्सिडियरी। यदि किसी कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी डिफरेंट एफआरएफ पर बनी हुई है देन गैप कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड। और यदि किसी सब्सिडियरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफर करती है फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द होल्डिंग कंपनी देन उसकी एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पेरेंट एंटिटी की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है व्हाइल प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये बातें हो गई सारी व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेरेंट एंटिटी। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात आ जाती है ऑडिटर्स के क्या कंसीडरेशन है एज टू द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, प्रोसीजर्स एटसेट्रा। सबसे पहले मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिटर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? आपका ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, जो ऐसे 200 में होता है, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। As an auditor, you are required to express an opinion on true and fair view of financial statement. आप ऑडिटर हैं एक कंपनी के, तो एट द सेम टाइम आपकी जिम्मेदारी के अंदर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर जो प्रोप्राइटी मैटर है उनकी इंक्वायरी करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बनता है। इन एडिशन टू दैट जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है अलॉन्ग विद रूल नंबर 11 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014, उन मैटर्स के ऊपर भी रिपोर्टिंग करना ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी के अंदर आता है। सो पहले टॉपिक में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्ट आप कवर अप करेंगे वो सारी की सारी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कंपनी की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में ऑडिटर परफॉर्म करता है, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में भी ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म। मैं एक बार रीड करा देता हूं आपको। द ऑडिटर ऑफ consolidated financial statement is responsible for expressing an opinion whether the
consolidated financial statements are prepared in all material respect in accordance with the FRF, under which the parent prepares the CFS. The auditor objective in an audit of consolidated financial statements are: number one, to satisfy that consolidated financial statements have been prepared in accordance with requirements of FRF. Number 2, to enable himself to express an opinion on true and fair view of consolidated financial statement, to inquire into the matter as specified in section 143 subsection 1, to report on the matter given in clauses A to I of section 143 subsection 3 and section 143 subsection 3 clause J read with rule number 11, जिसके अंदर आपको ध्यान हो तो 143(3) के अंदर पेंडिंग लिटिगेशन का इंपैक्ट, प्रोविजन फॉर फोरसीएबल फ्यूचर लॉसेस, any delay in transferring the amounts to investor education and protection fund. 143(1) के अंदर जो इंक्वायरी के मैटर हैं वो 6 हैं. लोन एंड एडवांसेस प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस प्री जुडिशियल है क्या, वेदर द बुक एंट्रीज आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. नॉन बैंकिंग नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी के केस में इन्वेस्टमेंट्स which are represented by assets represented by share, debentures and other securities are sold at a price lower than the acquisition cost, personal expense charged to revenue account, and loan and advances shown as deposit. And last one, where it is stated that shares are being issued for cash, whether the cash has actually been received, and if not, whether the balance sheet shows correct position. फिर 143 सबसेक्शन 3 के अंदर वो भी हमने कंपनी ऑडिट में रिवाइज किया था. ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट रिसीव्ड और नॉट, बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट एग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बीइंग प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट था, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्टिंग थी. एडवर्स कोई भी ऐसा फाइनेंशियल मैटर विच मे हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. ध्यान आ गए होंगे सारे आपको. तो 143(3) के मैटर्स के ऊपर भी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट व्हाइल ऑडिटिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द ऑडिटर शुड आल्सो वैलिडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द कंपनी. क्या कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता है या नहीं है. देयर आफ्टर फिर बात कर लेते हैं प्लानिंग की. प्लानिंग के अंदर सबसे पहले ऑडिटर का काम आ जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को परफॉर्म करने का. अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए उसको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी. अंडरस्टैंडिंग किस किस की लेगा, सबसे पहले तो ग्रुप की स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप के रिलेटेड कंट्रोल्स क्या है, वो कंट्रोल्स मैनुअल है, वो कंट्रोल ऑटोमेटेड कंट्रोल है, जनरल कंट्रोल है, CIS एप्लीकेशंस कंट्रोल है, वो सारे कंट्रोल्स उनकी एक अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी. इन एडिशन टू दैट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द पेरेंट एंटिटी एज वेल एज द कंपोनेंट्स. फिर उसको डिजाइन करना है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म. अब क्योंकि इस केस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में कंपोनेंट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कंपोनेंट की ऑडिट रिपोर्ट अलग से अवेलेबल होंगी. देन ऑडिटर नीड्स टू डिसाइड हाउ टू व्हाट एक्सटेंट द रिलायंस इज टू बी प्लेस्ड ओवर द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर. एंड इसके अलावा प्लानिंग करने की जरूरत है हाउ द वर्क ऑफ डिफरेंट ऑडिटर्स नीड्स टू बी कोऑर्डिनेटेड. तो प्लानिंग करते वक्त ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर ऑल दीज थिंग्स. तो 4 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर थ्योरेटिकली पुट हो सकता है. व्हाट आर द ऑडिटर्स कंसीडरेशन व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर एंड ग्रुप वाइड कंट्रोल्स इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड रिलेटेड जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल्स both manual as well as automated. Understanding of accounting policies of the parent, component and the consolidation process, and how the consolidation and how the financial statements of a foreign component is being translated into the Indian currency, that is basically gap conversion. Determining and programming the nature, timing and extent of the audit procedures which are to be performed based upon the risk identified by performing the RAP. ये है ही क्या दोनों, RAP
अंडरस्टैंडिंग किसको रिप्रेजेंट करता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को। और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के थ्रू ऑडिटर क्या कर रहा है? ऑडिटर आइडेंटिफाई एज वेल एज असेस व्हाट? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. So determine the and program the NTE of the audit procedures to be performed based upon the assessment of risk of material misstatement in the consolidation process. Thereafter, determine the extent of use of other auditor work in the audit. And last, coordinate the work to be performed. तो ये सब वो फैक्टर्स आ गए विच आर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसके बाद फिर बात आ जाती है ऑडिटर्स के प्रोसीजर्स क्या होंगे इन ऑडिटिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसको करना क्या क्या है? नंबर 1, ही नीड्स टू ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल द सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर. नंबर 2, he need to review the information provided by the management of the parent, जिसके थ्रू पेरेंट्स ने सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स, ज्वाइंट वेंचर जिनको कंसोलिडेट करना है उनको आइडेंटिफाई किया. फिर वेरीफाई करिए क्या सारे के सारे कंपोनेंट्स विच आर टू बी कंसोलिडेटेड उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया. इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने आपको प्रोवाइड की क्या वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट है या नहीं है. इस रेफरेंस में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी ऑफ दीज प्रोसीजर्स. ही मे रिव्यू द वर्किंग पेपर ऑफ द प्रायर पीरियड्स. He may review the parent's procedure for identification of the component. He may review the investment. He may review the joint venture and other relevant agreements for this purpose. And he may review the statutory records being maintained by the management of the parent entity. For example, investment register which is to be maintained as per the requirement of section 186 of the Companies Act 2013. इसके अलावा प्रायर पीरियड से लेकर अब तक क्या चेंजेस आया है शेयर होल्डिंग के अंदर. एंड इन एडिशन टू दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, what are the consolidation adjustments that are being made by the management of the parent entity while preparing the consolidated financial statement. तो उन सारी consolidation adjustments को हमें वेरीफाई करने की जरूरत है. और जितनी भी ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स हैं आपने पढ़ रखी हैं ये सारी, इनको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं. एक है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट और दूसरी होती है करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट. परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट जो फर्स्ट ओकेजन जब आप पहली बार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उस टाइम पर की जाती है या उसके बाद जब भी शेयर होल्डिंग के अंदर कोई चेंज आता है तब की जाती है. अब तक आपको ध्यान आ चुका होगा मैं कौन सी एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं. मैं बात कर रहा हूं डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटी दैट इज बीइंग एट्रीब्यूटेबल टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग. इसके अलावा दूसरी एडजस्टमेंट वो है करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट. करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स क्या है? दोज एडजस्टमेंट विच आर बीइंग मेड व्हाइल preparing the consolidated financial statements of current period. and each and every year हर एक पीरियड के दौरान हर एक फाइनेंशियल ईयर में इन एडजस्टमेंट्स को किया जाएगा. इन एडजस्टमेंट्स में बेसिकली होता क्या है कि जो ग्रुप के अंदर वेरियस एंटिटी हैं इनकी आपस की ट्रांजैक्शंस की सेटिंग हो. लाइक एक पर्सन ने सामान बेचा दूसरे को, दूसरे की बुक्स में वो बैलेंस शीट में वो एज ए असेट आ रहा है, तो पहले ने जो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया ग्रुप एज ए होल, तो वो प्रॉफिट ही नहीं है. एक की बुक में एक पार्टी डेटर है, दूसरी की बुक्स में वो पहली वाली पार्टी क्रेडिटर है. डेटर क्रेडिटर दोनों ही ग्रुप का पार्ट है. तो यदि इंट्रा ग्रुप इनडेटेडनेस है उसको हटाइए. यदि आपने एक पार्टी ने इंटरेस्ट दिया दूसरे ने रिसीव किया, एक ने मैनेजमेंट फीस दी दूसरे ने रिसीव की, उसको हटाइए. इसके अलावा बैलेंस शीट डेट के बाद बट अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं उनके इंपैक्ट को आपको इफेक्ट देना है, ये भी करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स का पार्ट बनता है. डेफर्ड टैक्सेस की एडजस्टमेंट ये भी करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट का पार्ट बनता है. हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ये भी करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट का पार्ट बनता है. गैप कन्वर्जन इन केस ऑफ द फॉरेन सब्सिडियरी ये भी करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स का पार्ट बनता है.
मींस बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट है अदर देन डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व एंड द इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, ये दो जो हैं ये परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, और इसके अलावा बाकी जितनी बचती हैं वो सब क्या है, वो सब करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करती हैं। जितनी भी ये एडजस्टमेंट्स हैं, ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई क्या ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एप्रोप्रिएटली अकाउंट की गई हैं और एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। तो ये सारी बातें इन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर गिवन है। पहला टॉपिक करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, मीनिंग वो एडजस्टमेंट्स which are made in the accounting period जिसके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जा रहा है। एग्जाम्पल, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड मैनेजमेंट फीस, अनरियलाइज्ड इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स और असेट एक्वायर्ड ट्रांसफर्ड फ्रॉम और टू सब्सिडियरीज, इंट्रा ग्रुप इंडेटेडनेस, adjustments relating to harmonization of different accounting policies being followed by parent and the component, adjustments to the financial statement for recognized subsequent events or transactions that occur after the date of balance sheet but up to the date of the auditor's report. Foreign components के केस में adjustments to convert a component audited financial statement prepared under the component local gap means not Indian gap, यदि फॉरेन सब्सिडियरी है तो जो उनका अपना वहां का लोकल गैप था उसके हिसाब से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, लेकिन कंसोलिडेट करते वक्त आपको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करना होगा एज पर इंडियन गैप, तो उसकी एडजस्टमेंट भी सारी क्या है, करंट पीरियड एडजस्टमेंट का पार्ट बनती है। मूवमेंट्स इन इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द माइनॉरिटी, movements in equity, thereafter last adjustment of deferred taxes on account of temporary differences, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के। परमानेंट एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं, गुडविल, कैपिटल रिजर्व एंड शेयर ऑफ माइनॉरिटी, इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द माइनॉरिटी। Those adjustments that are made only on the first occasion and subsequent occasions where there is a change in the shareholding of a particular entity which is consolidated. Types of adjustments, though, determination of goodwill or capital reserve as per the applicable accounting standard and determination of the amount of equity attributable to the minority. Now, इसके बाद फिर एक टॉपिक आ जाता है रिपोर्टिंग कंसिडरेशन का। ये गाइडेंस नोट में 5 स्पेशल सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करके उनके अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से ऑडिटर को गाइड किया गया है आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, यदि पेरेंट कंपनी एंड कंपोनेंट दोनों का ऑडिटर सेम हो तो पहला क्वेश्चन, क्या SA 600 अप्लाई होगा? SA 600 तब अप्लाई होता है जब आप किसी दूसरे ऑडिटर के काम को यूज करते हैं, बट यहां पर तो कंपोनेंट की ऑडिट किसने कर रखी है, आपने खुद कर रखी है। दैट मीन्स यदि पेरेंट एंड कंपोनेंट का ऑडिटर एक सेम पर्सन है, इन दैट केस SA 600 विल नॉट अप्लाई। बीइंग ए ऑडिटर, आई नीड टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ AS 21 एंड Ind AS 110. If I am satisfied that financial statements means consolidated financial statement are being prepared in all material respect as per the requirements of applicable financial reporting framework, I will express an opinion on its true and fair view. But if due to any reason I am of the opinion that consolidated financial statement do not reflect a true and fair view, then I need to modify the opinion, and for that purpose SA 705 will apply. So situation number 1, it says that auditor of parent entity and the component are the same person. First one, ensure compliance of AS 21 or Ind AS 110 as applicable. Express an opinion on true and fair view of consolidated financial statement. If there exists any non-compliance, auditor is required to modify the opinion as per the requirement of SA 705, and because auditor of parent as well as component are same person,
requirement of SA 600 will not apply. Second situation, it is in relation to auditor of parent company and auditor of component. If two auditors are different, component का auditor and parent entity का auditor, these two persons are the different person, in that case what will happen? सबसे पहली बात, यदि पेरेंट का ऑडिटर अलग है, कंपोनेंट का ऑडिटर अलग है, तो कंपोनेंट का ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और उस ऑडिट रिपोर्ट को जो पेरेंट एंटिटी का ऑडिटर है वो यूज कर सकता है। और जब वो यूज करेगा देन फॉर दैट पर्पस क्या SA 600 अप्लाई होगा? डेफिनेटली SA 600 अप्लाई होगा ही होगा। और SA 600 की अकॉर्डिंग जो ऑडिटर के प्रोसीजर्स हैं, वो ऑडिटर कौन हो गया? अब जो पेरेंट एंटिटी का ऑडिटर है उसको क्या नाम दे दिया जाएगा? प्रिंसिपल ऑडिटर। तो प्रिंसिपल ऑडिटर अपने प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा, वो देखेगा क्या कंपोनेंट का ऑडिटर कैपेबल पर्सन है, कॉम्पिटेंट पर्सन है, क्या मैं उसके काम पर रिलाई कर सकता हूं, कैसे उसने अपने काम को परफॉर्म किया है, कोई इंफॉर्मेशन उससे लेना चाहे इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय SA 600, जो पेरेंट एंटिटी का ऑडिटर है ही विल डिसाइड क्या मैं कंपोनेंट ऑडिटर के काम पर रिलाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट कंपोनेंट के ऑडिटर के काम पर रिलाई किया जा सकता है, तो पेरेंट एंटिटी का ऑडिटर क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट में एक डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा को ऐड करेगा। अब वो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा, ऐसा पैरा तो आप कहेंगे सर आपने ऑडिट रिपोर्ट में पढ़ाया नहीं, बट डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन ऐसा पैरा कवर किया है हमने। कौन से स्टैंडर्ड में? SA 706 में। 706 में ध्यान करिए, दो पैरा होते हैं, एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और दूसरा अदर मैटर पैरा। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रेगुलेट कर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। जब अदर मैटर पैरा की बात करता हूं तो वहां पर ऑडिट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिट रिपोर्टिंग, उनके रेफरेंस में यदि ऑडिटर अपनी कोई बात कहना चाहता है तो उनको वो अदर मैटर पैरा के अंदर कवर अप करता है। सो नाउ अदर मैटर पैरा के अंदर ऑडिटर इस चीज का जिक्र करेगा दैट आई रिलाई ऑन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, एंड कंपोनेंट के ऑडिटर कौन कौन है और उनकी ऑडिट रिपोर्ट किस किस डेट की है, ये सब कुछ वो उस पैरा के अंदर डाल देगा। हाउएवर, यदि ऑडिटर ने कंक्लूड किया दैट मैं ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर उस पर रिलाई नहीं कर सकता, मुझे सफिशिएंट डाउट है, मैं अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर चुका हूं एंड देयर आफ्टर मुझे सफिशिएंट डाउट है ऑन द वर्किंग ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर, मैं उस पर रिलाई नहीं कर सकता और मेरे अपने दूसरे प्रोसीजर से मुझे एविडेंसेस नहीं मिले, ओके, एक ही इलाज है और वो इलाज क्या है? SA 705, मॉडिफाई द ओपिनियन, ओपिनियन मॉडिफाई कर दो। सो इस केस में पहला पॉइंट क्या है? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय SA 600. SA 600 requires a para in the audit report as to the division of responsibility. This requirement is to be fulfilled through the other matter para as covered under SA 706. Other matter para included in the audit report cannot be considered as a qualification required in the audit report as per SA 705. Thereafter, if ऑडिटर ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कंक्लूड करता है दैट वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर कैन नॉट बी रिलाई अपॉन, देन 705 की अकॉर्डिंग आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन नंबर 3, इस सिचुएशन के अंदर कहा गया कि यदि कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पर बनी है, देन आप क्या करेंगे? अब यदि कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी डिफरेंट फ्रेमवर्क पर बनी है तो मेरा सबसे पहला काम, मैं मैनेजमेंट को एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैनेजमेंट को कहूंगा मुझे एक डिफरेंट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका अपना FRF है, जिस बेसिस पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी है, जिस बेसिस पर पेरेंट एंटिटी आपने अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, जो आपका FRF है, उस FRF के ऊपर आप मुझे अपने कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट अरेंज करा दो।
अब दो पॉसिबिलिटी हैं, वो सेट अरेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यदि वो सेट अरेंज हो गया तो आप रिक्वेस्ट करिए कंपोनेंट के ऑडिटर से, कंपोनेंट के ऑडिटर आप इस सेट के ऊपर अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट बना करके मुझे दे दें, एंड देयर आफ्टर उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर मैं क्या करूंगा, I will perform the procedures as prescribed by SA 600। बट आप कहेंगे सर मान लो उस ऑडिटर ने मना कर दिया ऑडिट रिपोर्ट देने से, या कंपोनेंट ने मना कर दिया ऑडिट कराने से, तो वो कंपोनेंट अनऑडिटेड मान लिया जाएगा और सिचुएशन नंबर 5 अप्लाई हो जाएगी। बट मैं मानकर चल रहा हूं मैनेजमेंट ने डिफरेंट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अरेंज करा दिया और कंपोनेंट के ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट बना दी, तो ठीक है मैं SA 600 अप्लाई करूंगा, काम खत्म। जो SA 600 की बातें हैं वो आ जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट तो की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट सेट की, बट कंपोनेंट ने मना कर दिया। अब जब कंपोनेंट ने मना कर दिया तो मैंने मैनेजमेंट को कहा पेरेंट एंटिटी के आप ही बना दो। अब पेरेंट एंटिटी की मैनेजमेंट ने भी मना कर दिया, ठीक है मत बनाओ, ठीक है मत बनाओ, मेरा क्या जा रहा है। नहीं, मैं कहूंगा कंसोलिडेट तो करोगे, मैनेजमेंट कह रही है हाँ कंसोलिडेशन तो करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन करोगे, गैप कन्वर्जन कर नहीं रहे, एडजस्टमेंट तो करोगे ना, फिर गैप कन्वर्जन की एडजस्टमेंट करोगे। मैनेजमेंट कह रही है हाँ करनी तो पड़ेगी। मैंने कहा कर लो, मैं वेरीफाई कर लूंगा, उन्हीं को वेरीफाई कर लूंगा यदि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे तो। सो ये सारी की सारी चीजें हैं जो सिचुएशन नंबर 3 के अंदर कवर होती है। सिचुएशन नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपोनेंट दे आर प्रिपेयर्ड ऑन डिफरेंट FRF पर बनी है। ऑडिटर ऑफ पेरेंट एंटिटी शुड आस्क द मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट एंटिटी टू अरेंज व्हाट, क्या अरेंज करके दे, एक डिफरेंट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपोनेंट बेस्ड अपॉन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ पेरेंट एंटिटी। अब दो सिचुएशन है, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल करा दी गई, नहीं कराई गई। अवेलेबल करा दी गई, देन ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट विल बी रिक्वायर्ड टू इशू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ पेरेंट एंटिटी। बट उसके बाद, सॉरी पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो पेरेंट एंटिटी का ऑडिटर है वो SA 600 अप्लाई करेगा यदि ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल करा दी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा जो मैंने पहले भी कहा, सर ऑडिटर ने मना कर दिया, कंपोनेंट ने मना कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली। अरे नहीं मिली तो सिचुएशन नंबर 5 है, पढ़ लेंगे उसको बाद में, ठीक है। चलिए इसी पर चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल ही नहीं कराई गई डिफरेंट सेट पर, डिफरेंट FRF पर। अब प्रॉब्लम आ जाएगी, जब हमने रिक्वेस्ट की पेरेंट एंटिटी को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफरेंट सेट अवेलेबल करवा दीजिए मुझे कॉमन FRF पर, वो आपने अवेलेबल कराया नहीं कराया तो ठीक है कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट करो। मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट एंटिटी विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एडजस्टमेंट्स फॉर द गैप कन्वर्जन एंड एज ए ऑडिटर ऑफ द पेरेंट कंपनी आई विल एग्जामिन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एडजस्टमेंट्स मेड बाय द पेरेंट। अब बात कर लेते हैं सिचुएशन नंबर 4 की। सिचुएशन नंबर 4 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सेम FRF पर है, FRF तो सेम है, ऑडिटिंग का रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऑडिटिंग का फ्रेमवर्क वो डिफर करता है। तो अभी तक आप वर्ड पढ़ते थे गैप, अब एक वर्ड पढ़िए गैस, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो जो कंपोनेंट का ऑडिटर है उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। रिक्वेस्ट करो भैया हमारे जो इंडिया के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हैं उनके ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट बनाकर दे दो ना। उन्होंने बनाकर दे दी तो बहुत अच्छी बात है, बनाकर दे दी तो SA 600 अप्लाई कर लो, बनाकर नहीं दी तो मेरी नजर में तो ये कंपोनेंट अनऑडिटेड रह गया और उस केस में मैं अपनी ओपिनियन मॉडिफाई कर दूंगा कंसीडरिंग द मटेरियलिटी एज पर द SA 705। रिक्वेस्ट द पेरेंट एंटिटी to arrange audit report of financial statement of the component based upon Indian generally accepted auditing standard। पहला केस ऑडिट रिपोर्ट अरेंज हो गई, ऑडिट रिपोर्ट अरेंज हो गई, देन
अप्लाई द प्रोसीजर्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 600, बट यदि ऑडिट रिपोर्ट अरेंज नहीं हुई, मॉडिफाई द ओपिनियन बेस्ड अपॉन द मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। यदि ये कंपोनेंट, मान लीजिए जिस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं ये कंपोनेंट इमैटेरियल है, ओके, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दो। ये कंपोनेंट मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, ओके, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। मटेरियल एज वेल एज परवेसिव है, मटेरियल एज वेल एज परवेसिव है, देन एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो या फिर डिस्क्लेमर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। चलिए लास्ट सिचुएशन के ऊपर चलते हैं। लास्ट सिचुएशन है जो कंपोनेंट है ऑडिट नहीं हुए। ऊपर वाले केस में तो हमने कहा डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पर थे, तो यही वाला केस बेसिकली जब ऑडिट रिपोर्ट इंडियन स्टैंडर्ड पर अवेलेबल नहीं कराई गई तो एक तरीके से तो मेरे लिए ऑडिट हुए ही नहीं। वही चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं। कंसीडर द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अनऑडिटेड कंपोनेंट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट ओवर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इवेलुएट बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सच unaudited financial information, and if considered appropriate, modify the opinion as per the requirement of SA 705, because sufficient information which is required for the purpose of audit of consolidated financial statement is not available. So this is about the various considerations in relation to reports. Now अब इसके बाद एक छोटा सा स्टैंडर्ड है जो मैं इसी चैप्टर के अंदर कवर अप करता हूं, दैट इज SA 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। जब पेरेंट एंटिटी का ऑडिटर कंपोनेंट के ऑडिटर रिपोर्ट पर रिलाई करना चाहता है या कंपनी का ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट पर रिलाई करना चाहता है, तो उस समय कौन से प्रोसीजर हैं जो पेरेंट एंटिटी के ऑडिटर को, कंपनी ऑडिटर को, इन रिलेशन टू पेरेंट एंटिटी के ऑडिटर को कंपोनेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिलेशन में, कंपनी के ऑडिटर को ब्रांच के रिकॉर्ड्स के रिलेशन में अप्लाई करने होंगे। नाउ सबसे पहले तो इस स्टैंडर्ड में 3 डेफिनेशन है। प्रिंसिपल ऑडिटर वो पर्सन जो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड है किसी कंपोनेंट की जिसके ऊपर ओपिनियन किसी और ने दे रखी है। अदर ऑडिटर वो पर्सन जो किसी कंपोनेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन देता है। कंपोनेंट ब्रांच, डिवीजन, सब्सिडियरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, डिपार्टमेंट एटसेट्रा। नाउ प्रिंसिपल ऑडिटर का प्रोसीजर क्या होगा जब वो अदर ऑडिटर के वर्क को यूज करना चाहता है। प्रिंसिपल ऑडिटर सबसे पहले आप इवेलुएट करिए अदर ऑडिटर की कंपिटेंसी एंड कैपेबिलिटी को, पर्टिकुलरली व्हेन द अदर ऑडिटर इज नॉट अ CA। इसके अलावा आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करिए सो एज टू डिटरमाइन क्या अदर ऑडिटर का काम आपके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। एंड फॉर दैट पर्पस यू मे visit the component, you may examine the records being maintained at the component, you may inquire the management of the component। इसके अलावा जो अदर ऑडिटर की सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं उनको कंसीडर कर लीजिए। एंड डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है, वो कंपोनेंट विच आर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एंड कंक्लूजन्स जो लिया गया है बेस्ड अपॉन द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, conclusion as to the immateriality of a component and how to deal with the audit report issued by the
ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट, दैट इज मैनर ऑफ डीलिंग विद द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपोनेंट। इन सब चीजों को आपको डॉक्यूमेंट करके चलना है। ये प्रिंसिपल ऑडिटर के प्रोसीजर्स हैं जब वो अदर ऑडिटर के काम पर रिलाई करना चाहता है। नाउ इसके अलावा क्या डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात आएगी ऑडिट रिपोर्ट में? बिल्कुल आएगी। वो मैंने आपको अभी जो कंसीडरेशंस थे रिपोर्टिंग के उसमें भी कराया, ऐसे 600 में भी इसकी बात की गई है। व्हेन द प्रिंसिपल ऑडिटर रिलाई ऑन द वर्क परफॉर्म्ड बाय द अदर ऑडिटर, ही शुड स्टेट इन हिज रिपोर्ट डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर आएगी? इन अदर मैटर पैरा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 706। लेकिन यदि प्रिंसिपल ऑडिटर कंक्लूड करता है क्या that work of other auditor cannot be used and sufficient appropriate audit evidences are not available, in that case he need to modify the report as per SA 705. Last, how to ensure the coordination between the principal auditor and the other auditor? Is there any requirement for the coordination? Yes, there should be. ये स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है दैट there should be a proper coordination in between the principal auditor and the other auditor, and for this purpose principal auditor को other auditor को अपनी requirements बता देनी चाहिए as to the timings, as to the procedures and as to any other aspect जो उसको लगता है कि other auditor को ये काम कर लेना चाहिए। Considering the requirements of principal auditor, considering the context in which the work of another auditor is used by the principal auditor, जो other auditor है, he should adhere to the timetable. He should perform the procedures as requested by the principal auditor. He should reply the questionnaire if any issued by the principal auditor. He should share his significant observation with the principal auditor. Principal auditor and other auditor should coordinate with each other, and for this purpose principal auditor should inform his requirement to other auditor as to procedure, timings, etc. Other auditor, knowing the context in which his work is to be used by the principal auditor, should ensure adherence to timetable, reply to questionnaire if any given by the principal auditor, and share his significant observations with the principal auditor. So ये हमारा कोऑर्डिनेशन के पॉइंट हो गए, ये हमारे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट हो गए, और ये हमारे प्रिंसिपल ऑडिटर के प्रोसीजर्स हो गए। और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से रिवाइज हो चुका है। अब आपका जो मेन काम बचता है वो है इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। नोट्स में से रिवाइज कर लो, मेन बुक में से पढ़ने का समय है तो मेन बुक में से जरूर पढ़िए, मल्टीपल चॉइस के लिए जरूरी है। और यदि मेन बुक में से पढ़ने का टाइम नहीं है देन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस तो जरूर 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 करनी ही करनी है। ठीक है, इसके साथ ये सेशन खत्म होता है और नेक्स्ट सेशन के अंदर किसी नए टॉपिक को रिवाइज करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।